नमस्कार और आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर 2025 है और हम यूपीएससी परीक्षा के नज़रिए से कुछ बेहद ज़रूरी हाल के घटनाक्रमों पर गौर करेंगे। ये हमारी रोज़ाना करंट अफेयर सीरीज़ का भाग 1 है। आज हमारे पास स्वास्थ्य, भूगोल, रक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान और सुरक्षा जैसे अलग-अलग फील्ड से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हमारा मकसद तो यही है कि इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारी निकालें, जिससे तैयारी में मदद मिले। और हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल। हम सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, उनका महत्व और परीक्षा के लिए वो कितने रेलेवेंट है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय स्वास्थ्य से जुड़ा है। सियोल के वैज्ञानिकों का एक नया शोध आया है जो ये बताता है कि हमारी आंतों के माइक्रोब्स मतलब गट माइक्रोब्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी के विकास को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि सीएडी दुनिया भर में मौत का एक बड़ा कारण है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये समझना जरूरी है। जी। सीएडी, जिसे कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं, ये हार्ट डिजीज का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें होता यह है कि जो खून की नसें दिल तक खून ले जाती हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरीज, वो प्रभावित होती हैं। अच्छा। इससे दिल की मांसपेशियों तक खून का फ्लो कम हो जाता है। और इसका जो आम कारण माना जाता है वो क्या है? आमतौर पर इसका मुख्य कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब धमनियों की दीवारों पर फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें जम जाती हैं। इसे प्लाक कहते हैं। धीरे धीरे ये प्लाक बढ़ता है, धमनियां संक्रिय हो जाती हैं और खून ठीक से बह नहीं पाता। ये अक्सर कई सालों में होता है। तो ये जो गट माइक्रोब्स वाली बात है, ये इसमें क्या नया जोड़ रही है? क्या ये पारंपरिक समझ से कुछ अलग है? ये उस समझ को थोड़ा और फैलाती है। देखिए, पारंपरिक तौर पर हम कैट को लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर से जोड़ते हैं, लेकिन ये रिसर्च इशारा कर रही है कि हमारी आंतों की सेहत का सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ सकता है। अच्छा, ये कैसे? गट माइक्रोब्स हमारे मेटाबॉलिज्म और शरीर की सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को प्रभावित करते हैं, और ये दोनों ही चीजें एथेरोस्क्लेरोसिस बनने में रोल निभा सकती हैं। तो ये दिखाता है कि शरीर कितना इंटरकनेक्टेड है। ये तो है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? लक्षण मुख्य रूप से दिल तक खून कम पहुंचने से होते हैं, जैसे सीने में दर्द या बेचैनी, जिसे एंजाइना कहते हैं। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ओके। और अगर खून का फ्लो पूरी तरह रुक जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक के लक्षणों में सीने में तेज दबाव या दर्द, ये दर्द कंधों, बाहों, पीठ, गर्दन या जबड़े तक भी जा सकता है। ठंडा पसीना आना, बहुत थकान लगना, जी। सीने में जलन जैसा महसूस होना, जी मिचलाना, सांस फूलना और चक्कर आना भी शामिल है। और इसके इलाज या बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इलाज में लाइफस्टाइल बदलना सबसे जरूरी है। अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल और स्मोकिंग छोड़ना। हाँ। इसके अलावा दवाएं हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, खून पतला रखती हैं, और गंभीर मामलों में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ती है। पर जैसा कहते हैं, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जरा भूगोल की तरफ चलते हैं। केन्या की तुर्काना झील से जुड़ी एक खबर है। पता चला है कि पूर्वी अफ्रीका में जलवायु शुष्क होने से हजारों सालों में झील का पानी कम हुआ है। हाँ, और इसका एक अजीब नतीजा ये हुआ कि झील के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं। जी, ये भूजल विज्ञान और भूभौतिकी का एक दिलचस्प इंटरसेक्शन है। तुर्कामा झील, जिसे पहले रुडोल्फ शील कहते थे, ये उत्तरी केन्या के सूखे इलाके में है और इसका थोड़ा उत्तरी हिस्सा इथियोपिया में भी पड़ता है। ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली में है, जो खुद ही एक टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। इस झील की कुछ खास बातें जो एग्जाम के लिहाज से जरूरी हों। हाँ, पहली बात तो ये कि ये अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है एरिया के हिसाब से, और दुनिया की सबसे बड़ी परमानेंट रेगिस्तानी झील भी है। एरिया करीब 6,405 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा। पानी इसमें मुख्य रूप से 3 नदियों से आता है, ओमो, केरियो और तुर्कवेल, जिसमें ओमो नदी ही करीब 90% पानी लाती है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन पानी कम होने से ये जमीन के नीचे की हलचल कैसे बढ़ गई? इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, झील के पानी का वजन नीचे की जमीन पर लगातार एक दबाव बनाता है। अब जब हजारों सालों में पानी का लेवल काफी कम हो गया, तो ये दबाव भी कम हो गया। इसे अनलोडिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, अनलोडिंग।
हाँ, अब रिफ्ट वैली तो वैसे ही भूगर्भीय रूप से एक्टिव है। पानी के वजन का दबाव हटने से नीचे की चट्टानों में जो स्ट्रेस जमा था वो रिलीज हो सकता है। इससे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और शायद मैग्मा के ऊपर आने का रास्ता भी थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ सकती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अनोखी जानकारी है। क्या इस झील का पानी इस्तेमाल लायक है पीने वगैरह के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूर्वी अफ्रीका की सबसे खारी सबसे सलाइन झील है। इसमें नमक बहुत है और फ्लोराइड का लेवल भी काफ़ी हाई है। तो ये पीने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। और एक बात और, यहाँ अचानक तेज तूफान आते हैं, तो झील में बोटिंग करना भी खतरनाक हो जाता है। समझ गई। प्राकृतिक खतरों की बात चल रही है तो एक और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय ले लेते हैं। WHO ने हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका में मॉरिटानिया और सेनेगल में रिफ्ट वैली फीवर यानी RVF फैलने की पुष्टि की है। ये क्या बीमारी है? RVF एक वायरल बीमारी है। ये फ्लेबोवायरस नाम के वायरस से होती है, जो फेनुविरिडे परिवार का है। ये मुख्य रूप से जानवरों को, खासकर पालतू पशुओं को प्रभावित करती है, जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, ऊंट। अच्छा, और ये इंसानों में कैसे पहुंचती है? क्या ये एक इंसान से दूसरे में फैलती है? इंसानों में ये इन्फेक्शन मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के खून या टिश्यूज के सीधे संपर्क में आने से होता है। जैसे मान लीजिए पशुपालक हैं या बुचड़खाने में काम करने वाले लोग, या फिर इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से भी फैल सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि अभी तक ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हुए नहीं देखा गया है। ओके, तो इसका नाम रिफ्ट वैली क्यों पड़ा? क्या ये उसी इलाके से जुड़ा है जिसकी हम बात कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। इसका नाम कीनिया की ग्रेट रिफ्ट वैली पर ही पड़ा है, जहां 1930 के दशक में इसे पहली बार पहचाना गया था। अच्छा। उसके बाद से ये सब सहारा अफ्रीका के कई देशों में फैल चुका है। और चिंता की बात यह हुई कि साल 2000 में ये लाल सागर पार करके सऊदी अरब और यमन तक पहुंच गया। वो अफ्रीका के बाहर इसका पहला ज्ञात मामला था। इसके लक्षण कैसे होते हैं और क्या कोई इलाज है इसका? ज्यादातर मामलों में, करीब 90% केस में RVF के लक्षण हल्के होते हैं, फ्लू जैसे बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द वगैरह। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है या दिमाग को प्रभावित कर सकता है, जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, या फिर हेमरेजिक फीवर और लिवर फेलियर भी हो सकता है। ओह। और दुर्भाग्य से इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इलाज बस लक्षणों को मैनेज करने और मरीज को सपोर्टिव केयर देने पर फोकस करता है। ठीक है, मतलब रोकथाम और निगरानी ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जरा रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां एडिशन कर्नाटक के बेलगावी में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है? ये मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के चैप्टर 7 के तहत जो सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते हैं, उनका मिलकर अभ्यास करना। सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस मतलब? आसान भाषा में कहें तो आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी अभियानों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बिठाना, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना। इस बार भारतीय दल को मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट लीड कर रही है और इंडियन एयरफोर्स के लोग भी शामिल हैं। इस अभ्यास में किस तरह की गतिविधियां होती हैं? ये आपसी सहयोग को कैसे मजबूत करता है? इसमें कई तरह के टैक्टिकल अभ्यास होते हैं, जैसे किसी इलाके में घुसकर तलाशी लेना और आतंकियों को खत्म करना, यानी रेड, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन। हेलीकॉप्टर से सैनिकों को उतारना और निकालना, मतलब हेलीबॉर्न ऑपरेशंस। जी। इस बार ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल भी शामिल है। और साथ ही जैसे हेलीपैड को सिक्योर करना, घायल सैनिकों को निकालना, इस तरह के अभ्यास भी होते हैं। ऐसे जॉइंट एक्सरसाइजेस से दोनों सेनाएं एक दूसरे के काम करने का तरीका समझती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं। इससे आपसी समझ और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता है, जो भविष्य में किसी जॉइंट ऑपरेशन में बहुत काम आता है। निश्चित रूप से। अब अर्थव्यवस्था की ओर देखते हैं। सरकार ने हाल ही में 2025-26 के लिए 1.5 मिलियन टन चीनी के निर्यात की इजाजत दी है और साथ ही शीरा यानी मोलासिस पर लगा 50% निर्यात शुल्क हटा दिया है। ये शीरा या मोलासिस होता क्या है असल में? शीरा या मोलासिस ये गन्ने या चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाला एक सह उत्पाद है, मतलब बाय प्रोडक्ट। अच्छा। ये एक गाढ़ा, चिपचिपा, गहरे भूरे रंग का लिक्विड होता है। इसमें शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, पर पानी कम होता है।
एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीनी के मुकाबले इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। हालांकि शुगर तो खैर इसमें होती है। क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हाँ, इसके मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं जो रंग, गाढ़ेपन और स्वाद के आधार पर अलग होते हैं। लाइट मोलासेस, डार्क मोलासेस और ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस। ब्लैक स्ट्रैप। हाँ, ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस सबसे गाढ़ा, गहरा और थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसमें मिनरल्स सबसे ज्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज पारंपरिक रूप से पशुओं के चारे में मिलाने के लिए होता है। ओके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इथेनॉल यानी अल्कोहल बनाने में, यीस्ट बनाने में और लैक्टिक एसिड बनाने में होता है। कुछ बेकरी आइटम्स और सॉस वगैरह में भी फ्लेवर और कलर के लिए इसे यूज करते हैं। निर्यात शुल्क हटने से इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। कृषि उत्पादों से हटकर अब जरा पर्यावरण और पेड़ों की बात करते हैं। सीजन वॉच नाम की एक नागरिक विज्ञान परियोजना है जो पेड़ों में होने वाले मौसमी बदलावों पर नजर रखती है, जिसे फेनोलॉजी कहते हैं। जी, फेनोलॉजी है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन लैब्रेनम यानी अमलतास के पेड़ों पर फूल नॉर्मल टाइम से पहले खिल रहे हैं। ये किस बात का संकेत हो सकता है? ये संभवतः क्लाइमेट चेंज के असर का एक और संकेत है। तापमान में बदलाव और मौसम के पैटर्न में गड़बड़ी पौधों के बायोलॉजिकल साइकिल को प्रभावित कर सकती है, जिसमें फूल खिलने का समय भी शामिल है। इंडियन लैब्रेनम, जिसका साइंटिफिक नाम कैसिया फिस्टुला है, भारत में काफी जाना पहचाना पेड़ है। नॉर्थ इंडिया में अमलतास कहते हैं, साउथ में खासकर केरला में कनिकोन्ना। कनिकोन्ना, हाँ सुना है। जी, ये फैबेसी यानी मटर फैमिली का सदस्य है। इसके पीले गुच्छों में लटकते फूलों की वजह से इसे गोल्डन शावर ट्री भी कहते हैं। ये भारत का ही मूल पेड़ है और केरला और दिल्ली दोनों का राजकीय वृक्ष है। क्या इसकी कुछ और खास बातें या उपयोग भी हैं? ये एक मीडियम से बड़े साइज का पर्णपाती पेड़ है, मतलब साल में एक बार पत्ते गिराता है, आमतौर पर मार्च से मई के बीच। ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक हो सकती है। पारंपरिक दवाइयों में इसका बहुत महत्व है। अच्छा। हाँ, इसकी छाल, पत्तियां, फूल, बीज, इनके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कब्ज, स्किन की बीमारियों, सांस की दिक्कतों जैसी कई चीजों के इलाज में होता रहा है। छाल से डाई भी बनती है और इसके फल की फली के अंदर जो गूदा होता है वो एक स्ट्रॉन्ग परगेटिव यानी पेट साफ करने वाला एजेंट है। और ये जो समय से पहले फूलना है, ये ना सिर्फ पेड़ के लिए बल्कि उन पॉलिनेटर्स और दूसरे जीवों के लिए भी चिंता की बात हो सकती है जो इसके साइकिल पर निर्भर करते हैं। यानी एक पेड़ के चक्र में बदलाव पूरे इकोसिस्टम पर असर डाल सकता है। चलिए अब फिर से मानव शरीर की ओर लौटते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। कॉर्निया के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दें। ये हमारी आंख में क्या काम करता है? कॉर्निया हमारी आंख की सबसे बाहरी, सामने वाली ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी परत है। ये पुतली, आइरिस, आंख का रंगीन हिस्सा और एंटीरियर चेम्बर को कवर करती है। जी। इसका मेन काम है आंख में आने वाली रोशनी को रिफ्रैक्ट करना यानी मोड़ना। असल में आंख की जो टोटल फोकसिंग पावर है उसका लगभग 2/3 मतलब 65 से 75% हिस्सा कॉर्निया से ही आता है। बाकी काम अंदर का लेंस करता है। इसकी ये पारदर्शिता इतनी जरूरी क्यों है और ये बनी कैसे रहती है? क्या इसमें खून की नसें होती हैं? पारदर्शिता तो देखने के लिए सबसे जरूरी है ताकि लाइट बिना रुकावट के अंदर जा सके। और इसकी खास बात यही है कि इसकी किनारों को छोड़कर बाकी हिस्से में कोई ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें नहीं होती। अच्छा। हाँ, यही इसकी ट्रांसपेरेंसी का राज है। अगर नसें होती तो ये धुंधला हो जाता। लेकिन इसमें नर्व्स बहुत होती हैं, इसलिए ये टच या दर्द के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। इसे पोषण मिलता है हमारी आंसू की परत से और आंख के अंदर एक तरल होता है एक्वेस ह्यूमर, उससे। और जो नजर के दोष होते हैं उनसे इसका क्या संबंध है? कई कॉमन नजर के दोष जैसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, हाइप्रोपिया या दूरदृष्टि दोष और एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य, ये अक्सर कॉर्निया के आकार या गोलाई मतलब कर्वेचर में कमी या अनियमितता के कारण होते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब कॉर्निया डैमेज हो जाए या धुंधला हो जाए, जिससे दिखना बंद हो जाता है। नियमों में बदलाव का मकसद इसी प्रोसेस को और आसान बनाना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। चिकित्सा क्षेत्र से अब साहित्य जगत की ओर चलते हैं। हाल ही में डेविड स्विंजले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जी हाँ,
बुकर प्राइज अंग्रेजी भाषा में लिखे गए फिक्शन के लिए दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में यूके में हुई थी। अच्छा। पहले ये सिर्फ कॉमनवेल्थ और कुछ और देशों के लेखकों के लिए था, लेकिन 2014 से ये किसी भी देश के लेखक के लिए खुला है। शर्त बस ये है कि नॉवेल ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखा गया हो और उस साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। डेविड सिजले का हंगेरियन ब्रिटिश होना और ये पुरस्कार जीतना इसे और खास बनाता है। इस पुरस्कार में क्या मिलता है और क्या भारतीय लेखक भी इसे जीत चुके हैं? विनर को 50,000 पाउंड यानी 50,000 पाउंड मिलते हैं और जो बाकी शॉर्टलिस्टेड लेखक होते हैं उनमें से हर एक को 2,500 पाउंड मिलते हैं। और हाँ, कई भारतीय और भारतीय मूल के लेखक ये पुरस्कार जीत चुके हैं। इनमें वीएस नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बेहतरीन। साहित्य से अब विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। भौतिक विज्ञानियों ने चुंबकत्व के एक नए प्रकार की खोज की है जिसे ऑल्टरमैग्नेटिज्म कहा जा रहा है। ये क्या है और ये पहले से ज्ञात प्रकारों से कैसे अलग है? ये वाकई एक फंडामेंटल डिस्कवरी है जो मैग्नेटिज्म की हमारी समझ को आगे बढ़ाती है। अब तक हम मुख्य रूप से दो तरह का मैग्नेटिज्म जानते थे, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हाँ, ये तो सुना है। जी, फेरोमैग्नेटिज्म में जैसे लोहे में सभी एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही दिशा में होते हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में पास के एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स उल्टी दिशाओं में होते हैं, तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। तो फिर ये ऑल्टरमैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच में कहाँ आता है? ऑल्टरमैग्नेटिज्म इन दोनों का एक बड़ा ही यूनिक मिक्सचर है। इसमें भी एंटी फेरोमैग्नेट की तरह मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट दिशाओं में होते हैं, जिससे नेट मैग्नेटाइजेशन 0 होता है, मतलब कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। अच्छा। लेकिन फेरोमैग्नेट की तरह ये अपने अंदर स्पिन पोलराइज्ड करंट्स को बहने देता है। स्पिन पोलराइज्ड करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक खास दिशा में अलाइन होता है। और ये अनोखा गुण इसकी खास क्रिस्टल संरचना की वजह से मुमकिन होता है, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स एक खास तरह के रोटेटेड पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सबसे बड़ा महत्व स्पिनट्रॉनिक्स के फील्ड में हो सकता है। स्पिनट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई उभरती हुई ब्रांच है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नहीं बल्कि उसके स्पिन का भी इस्तेमाल करती है। ओके, स्पिनट्रॉनिक्स। जी, ऑल्टरमैग्नेट बिना बाहरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा किए स्पिन पोलराइज्ड करंट पैदा कर सकते हैं। इससे भविष्य में ज्यादा तेज, छोटे और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मेमोरी और लॉजिक डिवाइस बनाना मुमकिन हो सकता है। ये डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकता है। ये तो भविष्य की तकनीक लगती है। विज्ञान की इस रोमांचक खोज से अब सुरक्षा से जुड़ी एक जमीनी हकीकत पर आते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 7 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री जब्त की है। ये आईईडी क्या होते हैं? आईईडी का मतलब है इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज यानी जुगाड़ से बनाया गया। ये पारंपरिक मिलिट्री हथियारों की तरह फैक्ट्री में नहीं बनते, बल्कि जो भी सामान उपलब्ध हो उससे तैयार किए जाते हैं। अच्छा। ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, पाइप बॉम्ब, प्रेशर कुकर बॉम्ब, गाड़ी में लगाया बॉम्ब, और इन्हें कई तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है, जैसे रिमोट से, टाइमर से या किसी के दबाव डालने से। इनका इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी, विद्रोही गुट या अपराधी करते हैं क्योंकि ये बनाने में सस्ते पड़ते हैं और इनका सामान मिलना आसान हो सकता है। इनमें मुख्य रूप से क्या चीजें होती हैं और इन्हें इतना खतरनाक क्या बनाता है? एक बेसिक आईईडी में मोटे तौर पर 5 चीजें होती हैं। एक इनिशिएटर जैसे डेटोनेटर जो धमाका शुरू करता है, एक स्विच जो धमाके को चालू करता है, मेन एक्सप्लोजिव चार्ज यानी विस्फोटक पदार्थ, एक पावर सोर्स जैसे बैटरी, और एक कंटेनर जिसमें सब रखा जाता है। जी। इनकी खतरनाकी कई बातों पर निर्भर करती है। कितना विस्फोटक यूज हुआ, कहाँ रखा गया, कैसे बनाया गया, और अक्सर ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इनमें कीलें, छर्रे, कांच के टुकड़े जैसी चीजें भी भर दी जाती हैं, ताकि धमाका होने पर ये तेजी से फैलें और ज्यादा चोट पहुंचाएं। विस्फोटक के तौर पर किन चीजों का इस्तेमाल होता है? विस्फोटक बनाने के लिए कई बार आम तौर पर मिलने वाली चीजों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुछ खास तरह के फर्टिलाइजर्स, खासकर अमोनियम नाइट्रेट या गन पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा। किसी भी विस्फोटक के लिए मूल रूप से 2 चीजें चाहिए, एक फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर जो जलने के लिए ऑक्सीजन दे। इसका एक कॉमन उदाहरण है ANFO, जो अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजर और फ्यूल ऑयल फ्यूल का मिक्सचर होता है। इनकी आसानी से उपलब्धता ही इन्हें सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनाती है। बिल्कुल। तो ये थी 12 नवंबर 2025 भाग 1 की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। हमने स्वास्थ्य में CAD और RVFs,
से लेकर भूगोल में तुर्काना झील, पर्यावरण में अम्लतास के बदलते पैटर्न, जी। रक्षा में मित्र शक्ति अभ्यास, अर्थव्यवस्था में शीरा निर्यात, विज्ञान में ऑल्टर मैग्नेटिज्म की नई खोज और सुरक्षा में आईईडी के खतरे जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। हाँ, और आज की चर्चा से एक विचार जरूर उभरता है। हम देख रहे हैं कि कैसे विज्ञान और तकनीक की गहरी समझ, चाहे वो आंत के माइक्रोब्स का असर हो या ऑल्टर मैग्नेटिज्म जैसी खोज, हमें दुनिया को समझने के नए तरीके दे रही है। तो चर्चा यूपीएससी की तैयारी में जरूर मददगार साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और रोजाना ऐसे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।